एक सपना था चाइना को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का, लेकिन जब सपने के पीछे सिर्फ जुनून और पागलपन हो और ग्राउंड पर रियलिटी नाम का कोई चीज ना हो, तो वो सपना कभी कभी मौत का दावत बन जाता है। एक कहानी है एक क्रांति की, जिसमें लोगों को खेतों से बाहर निकालकर फैक्ट्रियों में ठूसने की कोशिश की गई और जिसका अंजाम इतना बुरा हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड अकाल बन गया। माओ जेडोंग का ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक कदम जिसमें जनता ने शुरू में झंडे तो उठा लिए, लेकिन लाखों लोगों ने अपने पैरों तले जमीन खो दी। 1949 में जब माओ जेडोंग ने टाइनानमेन स्क्वायर में खड़े होकर घोषणा की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश, तो सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, वो एक नई दुनिया का नया वादा, एक नया युग। जमीन पहले लैंडलॉर्ड्स के पास थी, लेकिन उसके हाथों से छीनकर अब लोगों के अंदर बांट दी गई। इंडस्ट्री पहले फॉरेन कंपनियां चलाती थी, लेकिन अब देश की जनता के हाथों में आ चुकी थी। माओ ने एक नया आइडिया दिया कि बाकी दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ी बन रही है, लेकिन चाइना वो सारी चीज़ फॉलो नहीं करेगा, लेकिन चाइना एक शॉर्टकट लेगा। ये शॉर्टकट का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। एक ऐसा लीप जहां लोग खेतों से सीधा स्टील फैक्ट्री में काम करने के लिए आएंगे। एक ऐसा सपना जहां एक गांव में एक फैक्ट्री कंपलसरी है बनाना। 1958 में माओ ने लॉन्च किया पीपल्स कम्यून्स का मॉडल, जिसमें था 100 गांव इकट्ठे करके मेगा कम्यून बनाई गई। इंडिविजुअल जिंदगी खत्म कर दी गई, अब सब कुछ कलेक्टिव होने लगा। कलेक्टिव कुकिंग होता था, कलेक्टिव फार्मिंग होता था और कलेक्टिव स्लीपिंग भी होता था। अब कोई माँ अपने बच्चों के लिए रोटी पर्सनली नहीं बना सकती थी, अब लोग एक ही पब्लिक किचन में खाना खाते। अब कोई अपना खेत नहीं जोत सकता था, सब जमीन सरकार की हो चुकी थी। और अगर किसी ने कुछ छुपा लिया, अनाज या बीज जो भी हो, तो उसे रेवोल्यूशन का दुश्मन कहलाया जाता था। लोगों ने शुरुआत में इस आइडिया को एक्सेप्ट किया और झंडा लेकर खड़े हो गए, काम करने लगे, लेकिन जल्दी ही उन लोगों को समझ आया उनका जीवन उनके हाथों से ही मसला जा रहा है। माओ का सपना था स्टील प्रोडक्शन में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देना है जितनी जल्दी हो सके उतनी, पर फैक्ट्रीज तो थी नहीं उनके पास। तो उनके पास एक आइडिया आया कि हर घर में ही फैक्ट्री क्यों ना बना दिया जाए। चाइना के करोड़ों लोगों को कहा गया कि अपने घर के लोहे के बर्तन हो, टूल्स हो, साइकिल हो, जो भी घर में हो, सबको पिघला दो। आंगन में एक छोटा सा भट्टी बनाया गया और उसी में घर के जितने भी चीज थे सबको मेल्ट कर दिया गया। लेकिन जो स्टील बनकर आया उससे वो बेकार थी। बर्तन मेल्ट करके ब्रश बनाए गए जो किसी काम के थे ही नहीं। खेतों के हल, मशीनरी और टूल्स सब कुछ पिघला दिए गए। और जब अगले सीजन में खेत के लिए कुछ नहीं बचा तो अनाज उगा ही नहीं सकते थे। चाइना ने स्टील तो नहीं बना पाया, लेकिन अपने एग्रीकल्चर टूल्स सब कुछ खत्म कर दिया। कम्यून लीडर्स और पार्टी मेंबर्स माओ को खुश करना चाहते थे, तो उन्होंने झूठी रिपोर्ट्स भेजना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में 10 टन राइस उगाए, किसी ने बोला हमारे गांव में 50 टन गेहूं उगा। लेकिन असलियत सबको पता थी कि जमीन खाली पड़ी हुई है, फसल बर्बाद हो चुकी थी, लोग भूखे सो रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड्स में सरप्लस था, सब कुछ ठीक। फिर गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर सब कुछ ठीक है तो अनाज को एक्सपोर्ट कर दो, और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा हुआ था वो यूएसएसआर को एक्सपोर्ट कर दिया। देश की जनता जो उसी अनाज की हकदार थी, उसे गांव के गोदाम में बंद कर दिया गया, जहां सरकारी ताले थे और बाहर भूख से तड़पते हुए लोग थे। फिर दौर आया 1959 से लेकर 1962 तक। चाइना में वो हुआ जो न जंग में होता है न प्रकृति की आफत में होती है, ये थी मैन मेड ट्रेजिडी। वहाँ ऐसे ऐसे गांव थे जहाँ के 70% लोग मर गए। माँ अपने बच्चों को मारकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करते। कभी कभार लोग कब्रिस्तान जाके नई दफनाई गई लाशें निकाल लाते। एक एस्टिमेट के मुताबिक 4 करोड़ लोग इस दौर में भूख से मर गए। कोई वार नहीं थी, कोई आफत नहीं थी, बस एक गलत विजन था, और उस विजन का जुनून और पागलपन जिसमें हर इंसान को एक गियर बनाया गया, एक मशीन में जिसका इंजीनियर था माओ। इस अकाल की तस्वीर बन गई थी एक 8 साल के बच्ची की, जो एक कंकाल था, सिर्फ आंखें जिंदा थी और पास ही एक बोर्ड लगा था जिसने
फूड छुपाया वो क्रांति का गद्दार है। 1962 के बाद पार्टी के कुछ लोग डेंग शाओपिंग और लियो शाओकी से कहने लगे कि गलती हुई थी, हमें सिस्टम चेंज करना होगा। लेकिन माओ ने ये नहीं माना। उनका कहना था गलती लोगों की थी, मेरी तो नहीं थी ना। मेरा आइडिया तो अच्छा था, मेरा आइडिया बेस्ट था। लेकिन फिर भी उन्होंने टेम्पररी रिटायरमेंट तो ले ली, पर एक आग उनके अंदर जल रही थी। उन्हें चाहिए था एक नया स्टेज, एक नया ड्रामा जिसमें वो फिर से हीरो बन सके। ये स्टेज था कल्चरल रिवॉल्यूशन का। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक इकोनॉमी पॉलिसी नहीं थी, एक भूल थी जिसमें लाखों ने जान दे दी। लेकिन जब लीडर्स अपनी भूल नहीं मानते तो वो भूल फिर से रिपीट होती है, नए नाम के साथ, नए लोगों के साथ।